मेरा नाम सोनम है और मैं 21 वर्ष की हूँ। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम मनीष है। मेरे भाई की शादी हो चुकी है और मेरी भाभी का नाम कंचन है। कुल मिलाकर मेरे घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें मेरे भैया-भाभी, मैं और मेरे मम्मी-पापा हैं। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, इसलिए मेरे मम्मी-पापा मेरे लिए लड़के की तलाश में थे और मेरे मम्मी-पापा ने मेरे लिए एक अच्छा खासा लड़का देखा। अब वह कैसा होगा यह बात तो कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज हो रही थी और अरेंज मैरिज में आप लड़के के बारे में सब कुछ जानते हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। और उस लड़के से मेरी शादी हो गई। मेरे मम्मी-पापा, भैया-भाभी सब मेरी शादी की तैयारी में लग गए। शादी के लिए 2 महीने का टाइम था, तो शुरुआत में मेरी मम्मी ने मेरे लिए गहने बनवाने शुरू कर दिए और कपड़े, जिसके लिए हम मार्केट गए। मार्केट से हमने 21 साड़ियाँ और 11 जोड़ी सूट खरीदे। उसके बाद हम सुनार के पास गए और मेरी मम्मी ने मेरे लिए सोने का हार, कमरबंद टीका और 2 सोने की अंगूठी और सोने के कंगन बनवाए। इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा हुआ, लेकिन मेरे घर में पैसों की इतनी दिक्कत नहीं थी, तो हमारी सारी खरीदारी ठीक-ठाक हो गई। उसके बाद हमने ज़रूरत का थोड़ा और सामान खरीदा और फिर हम घर चले आए। ऐसे ही जैसे-जैसे टाइम आता गया, हमने घर की मरम्मत करवा ली और अब शादी को 15 दिन हो गए थे, तो मेरी सगाई राहुल से होने का दिन आया। अपनी सगाई के दिन मैंने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था और सिल्वर कलर की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी। उसमें मैं बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। और मेरे होने वाले दूल्हे ने, यानी कि राहुल ने, ग्रे कलर का कुर्ता पजामा पहना था और कुछ समय में हमारी शादी हो गई। सबने खाना पीना किया और फिर सगाई भी ख़त्म हो गई। अब शादी को सिर्फ 13 से 14 दिन ही रह गए थे, तो मेरे मम्मी पापा शादी की पूरी तैयारियों में लग गए और पर्ची बनाने लगे कितने का बैंकेट बुक होगा और कौन रसोइया होगा, कैसे बैंकेट हॉल की डेकोरेशन करवाएंगे। कुछ इस तरह की बातें मेरे मम्मी पापा प्लान करने लगे। कुल मिलाकर अब तक की सारी खरीदारी में हमारा 12 लाख का खर्चा हो चुका था। ऐसे ही शादी की तैयारियां होती रही और शादी वाला दिन भी आ गया। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सोच समझकर और बहुत अरमानों के साथ अच्छे से अच्छा रसोइया और अच्छे से अच्छा डेकोरेशन कराया था और शादी का हॉल बहुत अच्छे से सजवाया था। उस दिन मैं बहुत खुश थी और हमारी शादी हो रही थी। जयमाला होने के बाद कैमरामैन द्वारा कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए गए। उसके बाद मंडप में बैठकर हमारी शादी होने लगी। शादी होते होते ही कन्यादान के लिए पंडित ने मेरे मम्मी पापा को बोला और वह कन्यादान करने के लिए आगे आए और तभी मेरे बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वह लगातार अपनी आंखों से आंसू गिराए जा रही थे और फिर उन्हें देखकर मुझसे रहा न गया और मैं भी रो पड़ी। मेरी माँ मुझे संभालते हुए चुप करने लगी और मेरे पापा को भी चुप होने के लिए कहा। हम दोनों ने ही खुद को संभाला और शादी हो गई। और जब विदाई का समय आया तब हमने सबके पैर छुए और सबका आशीर्वाद लिया और विदा होकर मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मेरा गृह प्रवेश बहुत अच्छे से हुआ था और मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी। शादी का पहला ही दिन था जब मैं कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर के इंतज़ार के बाद जब मेरे पति राहुल कमरे में दाखिल हुए और मेरे पास आए और मेरे गालों पर एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया। शादी के पहले ही दिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन इसकी वजह मुझे नहीं पता थी और उनके इस तरह का व्यवहार देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई और फिर मैंने अपने पति से उस थप्पड़ की वजह पूछी, तो मेरे पति ने मुझे बताया कि जब तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा था तब तुमने अपनी बुआ सास के पैर क्यों नहीं छुए। तभी मैंने उनसे कहा कि जिनके बारे में मुझे पता था मैंने उन सभी बड़े लोगों के पैर छू लिए थे और इतने बड़े घूंघट में मुझे कोई सही से दिखा भी नहीं। उनके बारे में मुझे नहीं पता था, शायद इसलिए ही मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप मुझे बता दें, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। यह सुनकर मेरे पति थोड़े शांत हुए
और मुझे घूरती नज़रों से देखा और सोने चली गई। मेरा दिल बैठ गया और मैं आंखों में आंसू लिए बस रोती रही और सोचती रही, कहीं राहुल से मेरी शादी हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर ली। इस तरह का पछतावा मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शादी के बाद नई दुल्हन की पहली रसोई होती है। जब वह अपने ससुराल में पहली बार खाना बनाती है, तो मेरी पहली रसोई नहीं हुई थी। इसलिए मेरी सास किचन में कुछ बना रही थी और मेरे पति आए और उन्होंने देखा कि मेरी सास किचन में कुछ बना रही है, और फिर वह फिर से मेरे पास आए और एक ज़ोरदार तमाचा मेरी गाल पर दोबारा से जड़ दिया और कहा, यह क्या बदतमीज़ी है? तुम्हारे होते हुए मेरी मम्मी किचन में क्या कर रही है? क्या तुम शादी करके इसलिए इस घर में आई हो कि तुम आकर यहाँ ऐशो आराम करोगी और मेरी माँ तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी? तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को? तुम इस घर की बहू बनकर आई हो, इस घर की महारानी बनकर नहीं। सारा काम तुम्हें ही करना है। आइंदा से मेरी माँ से कोई भी काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेरी सास आई और कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, आज मैंने बना लिया, आगे से ये बना लिया करेगी। अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरी सास ने यह तो कह दिया कि कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, कल से यही बना लेगी। लेकिन मेरी सास ने मेरे पति को यह बात नहीं बताई कि मेरी पहली रसोई होगी, उसके बाद ही शायद मैं रोज़ खाना बनाऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरे पति तो मुझ पर हाथ उठाते हैं ही, लेकिन मेरी सास भी मेरी नहीं है, मेरे पति की साइड है। मानती हूँ वह उनका बेटा है, लेकिन गलत और अच्छे की परख तो हर किसी को होनी चाहिए। और शादी के अगले ही दिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ, जहाँ औरतों की इज्जत और कदर नहीं की जाती, उन पर बात बात पर हाथ उठाया जाता है और जलील किया जाता है। उस समय मेरा दिल इतना रो रहा था जैसे मानो मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली हो। मुझे थोड़ी नफ़रत सी हो गई थी अपनी ज़िंदगी से कि भगवान ने मेरी शादी कैसी घर में करवा दी, जो मुझे बात बात पर ताना देते हैं और मुझ पर हाथ उठाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ ऐसे ही थप्पड़ खाते खाते और सितम सहते सहते बिताऊंगी। मेरी शादी को 11 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी कि मैं माँ बन सकती हूँ। मेरी शादी को 11 महीने होने के बाद मेरी सास भी मुझसे मुंह बनाने लगी। खैर, मुंह तो वह पहले ही बनाया करती थी, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं दी थी, इसलिए वह मुझसे और थोड़ा गुस्सा गुस्सा रहने लगी और बात बात पर मुझे ताने देने लगी कि एक बच्चा तो दे नहीं सकी और इस घर के लिए क्या ही करेगी। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। अच्छी बात यह थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और मैंने कभी से अपने से बड़ों का तिरस्कार नहीं किया। हमेशा कोशिश की कि वह हमेशा खुश रहें, लेकिन अच्छे बने रहने की एक हद होती है। हमारे अच्छे बने रहने से लोग अपनी हदें भूल जाते हैं। मेरी शादी को 11 महीने होने के बाद मेरी सास ने मेरे देवर जी की शादी एक लड़की से तय कर दी, जिसका नाम शिवानी था। पहले हम शिवानी के घर अपने देवर जी के साथ मेरे पति और मेरी सास और मेरे ससुर जी लड़की को देखने गए थे। वहाँ पर हमें लड़की पसंद आ गई थी। अब बारी थी लड़की वालों की कि वह हमारे घर आए, इस घर के बेटे को देखने, यानी कि मेरे देवर जी को देखने और हमारा घर देखने। अगले दिन वह आए और बैठे, उन्हें सब कुछ पसंद आ गया। उन्होंने चाय नाश्ता किया और थोड़ी देर बातें होने के बाद मेरे देवर जी को और मेरी होने वाली देवरानी जी को आपस में थोड़ी देर बातें करने दिया और सबकी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो गया। अब सब लोग अपने अपने घर चले गए। एक दिन मेरी सास बगल के ही किसी पड़ोसी के जन्मदिन में जा रही थी, इसलिए मेरी सास ने मुझको कहा, बेटा यह पीले कलर की साड़ी है, इस पर प्रेस कर दो, मुझे बगल के ही एक घर में अपनी सहेली के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जाना है। और तभी मेरे ससुर जी ने भी मुझसे चाय बनाने को कहा। मेरे ससुर जी कह रहे थे, बेटा एक कप चाय बना दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। और मैं चाय बनाने किचन में चली गई और चाय बनाते बनाते मुझे 10 से 12 मिनट लग गए और मेरी सास किचन में आई और मुझ पर चिल्लाने लगी, ये क्या तरीका है बहू, मैंने तुझे कोई काम बोला था तो यहाँ चाय बनाने आ गई। शोर शराबा सुनकर मेरे पति भी आ गए और मेरी माँ जी से कहने लगे, माँ क्या बात है, इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? तो मेरी सास ने मेरे पति को चढ़ाते हुए कहा, देख मैंने इसे साड़ी प्रेस करने को कहा था
और यह देख यहाँ चाय बनाने आ गई। उसने मेरा कोई काम नहीं सुना। तभी मेरे पति बोले, भला ये क्या बात है। तभी मेरे पति ने फिर से मेरे गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और उसके बाद जो मेरे पति ने मुझसे कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में सुने। आगे की कहानी जानने के लिए सेकंड पार्ट का इंतज़ार करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।